ओके देखो इस एग्जांपल में अगर मैं डायरेक्टली पॉइंट 1 और 3 के बीच में लगाऊं तो बर्नौलीज सॉल्यूशन में जो उन्होंने मेथड दिया हुआ है उसमें पहले पॉइंट 1 और 2 के बीच में लगाया फिर 2 और 3 के बीच में अप्लाई किया है ना। अगर डायरेक्टली 1 और 3 के बीच में अप्लाई करें तो प्रेशर एट 1 कितना होगा बताओ। PATM plus rho GH dash. रो जी एच डैश करेक्ट, क्योंकि ये वाले पॉइंट का अगर तुम रेफरेंस लेते हो यहाँ पे प्रेशर PATM होगा और पॉइंट 1 जो है वो फ्री सरफेस है एच डैश डेप्थ नीचे। प्रेशर एट 3 कितना होगा PATM, पॉइंट 3 तो बाहर लाई कर रहा है। वेलोसिटी एट 1 कितना V नॉट V naught. एंड वेलोसिटी एट 3 अननोन। फिर हाइट ऑफ 1 जीरो मान लेते, उसको ही जीरो पोटेंशियल लेवल मान लो, तो हाइट ऑफ 3 कितना होगा एच डैश प्लस एच नॉट, है ना। तो डायरेक्टली 1 और 3 के बीच में अप्लाई करने पर शायद अपना एक स्टेप कम हो जाएगा, तुमको जल्दी आंसर मिल जाएगा। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर दो, P1 PATM प्लस रो जी एच डैश प्लस हाफ रो V नॉट स्क्वायर, रो जी एच 1 जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू P3 विच इज PATM प्लस रो जी एच 3 एच डैश प्लस एच नॉट प्लस हाफ रो सर V3 स्क्वायर। हाँ बताओ। सर H3 H डैश प्लस H नॉट होगा ना। नहीं यहाँ पे पॉइंट 3 में ट्यूब के जस्ट बाहर मान लो। अच्छा डायग्राम ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, इसको मैं पॉइंट 3 नहीं मान रहा। पॉइंट 3 जो है वो पॉइंट 2 के जस्ट ऊपर, मतलब ट्यूब के जस्ट बाहर, इसको मान रहा। एच डैश हाइट तो वो फर्दर ट्यूब से निकलने के बाद एक्वायर करेगा ना, सॉरी एच हाइट, ये वाला जो एच हाइट है वो फर्दर ट्यूब से निकलने के बाद एक्वायर करेगा और वो यस फाइंड सर, करने के लिए पॉइंट 3 का स्पीड निकालना है। तो अभी समझ में आया पॉइंट 3 कहाँ लाई कर रहा है। यस सर समझ। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने पर अपन को V3 मिल जाएगा। PATM कैंसिल हो रहा है, रो जी एच डैश ये भी कैंसिल हो रहा है और आई थिंक पूरे इक्वेशन में से रो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा इधर V नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस जी एच नॉट इक्वल्स टू हाफ V3 स्क्वायर। और हमारा आंसर क्या होगा V3 स्क्वायर अपॉन 2G होगा ना H निकालने के लिए। वो फर्दर कितना हाइट H ऊपर जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी V3 स्क्वायर बाई 2G। तो बस इस पूरे इक्वेशन को ही G से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर और भी जल्दी आ जाएगा। V3 स्क्वायर बाई 2G मीन्स H इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर बाई 2G माइनस एच नॉट। समझा ये सबको। यहाँ पे तुम्हें सर बीच में पॉइंट 2 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली 1 और 3 के बीच में भी अप्लाई कर सकते हो। ओके कुछ डाउट है क्या बताओ। सर यहाँ पर हम एक ऑल्टरनेट मेथड भी लगा सकते हैं ना कि जितना काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा और फिर सेम ही इक्वेशन आता है, यही देख आंसर यहाँ आता है। पे तो खाली काइनेटिक और पोटेंशियल को इक्वेट नहीं कर सकता ना, बर्नौलीज में 3 टर्म्स आते हैं, प्रेशर का भी तुझे अकाउंट लेना पड़ेगा। प्रेशर को भी अपन एक टाइप का एनर्जी मान रहे हैं ना इधर। यस तो सर। इसलिए काइनेटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर ये तीनों का सम इक्वल करते हैं और उसी को तो अपन बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं ना, वही अप्लाई कर एक तरीके से। ओके Bernoulli's सर। equation is like energy conservation only, where pressure is also taken as a form of energy. Okay, ओके सर। समझ में आ गया सबको ये सवाल। यस सर। ओके अभी ये नेक्स्ट यस सवाल सर। देखो, ये सवाल को है ना तुम्हें 3D में थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बॉटम दिया हुआ है वाइड वेसल का with an ideal fluid. It has a round orifice of radius r1 over which a round closed cylinder is mounted. Orifice मतलब ये जो होल है नीचे, इस होल का रेडियस r1 है और उसके ऊपर r2 रेडियस का एक सिलेंडर माउंट किया हुआ और बीच में एक छोटा सा क्लियरेंस है। तो ये छोटे से क्लियरेंस का जो लेंथ है उसको d मान लेते हैं, थिकनेस। लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, फाइंड द प्रेशर
find the pressure as a function of distance r from the axis. तो ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो, ये वाला जो लाइन है ये एक्सिस मान लेते हैं अपन, और इससे कोई भी जनरल स्मॉलर डिस्टेंस की दूरी पर मैंने 0.3 मान लिया, तो हमारा टारगेट है किसी भी स्मॉलर डिस्टेंस की दूरी पर फ्रॉम द एक्सिस 0.3 पे प्रेशर निकालना। ओके, और देखो यहाँ पे लिक्विड जो है वो कैसे जा रहा होगा, तुम इसको 3D में इमेजिन करो। बेसिकली एक सिलेंडर होगा 3D में, और सिलेंडर के नीचे ऐसे एक क्लियरेंस है, क्लियरेंस भी सिलेंड्रिकल शेप का ही है। इमेजिन कर पा रहे हो? और जो लिक्विड, इस क्लियरेंस के बीच में जो लिक्विड है वो इस तरीके से अंदर जा रहा होगा। तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, लिक्विड ऐसे रेडियल डायरेक्शन में अंदर जा रहा होगा हर जगह से। तो अगर तुम किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से 0.3 पे अगर तुम देखते हो, 0.3 में जो लिक्विड है, यहां से अगर तुम एक सिलेंडर बनाते हो, मैं बस तुम्हें विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ 3D में। ये जो लिक्विड है वो सिलेंडर के थ्रू ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, कौन से डायरेक्शन में? ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट की तरफ, इस तरीके से। तो 0.3 में जो लिक्विड है उसको जो एरिया एक्सपीरियंस होगा, इफ आई कॉल दैट एरिया इज A3, कैन आई से दैट एरिया विल बी 2 पाई r टाइम्स d। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? सिलेंडर का, ये सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, वो एरिया 0.3 में से जो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो लिक्विड एक्सपीरियंस कर रहा होगा। आर यू एबल टू इमेजिन दिस? विजुअलाइजेशन हो पा रहा है ये चीज 3D में? तुम्हें सोचना होगा, या कंफ्यूजिंग लग रहा है? बेबी बताओ। सर क्वेश्चन ही मतलब अच्छे से नहीं समझ रहा। क्वेश्चन में बस वो लोग ने पूछा है कि एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पर प्रेशर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना। ओके, तो कैसे अप्रोच Yes, sir. करना है क्वेश्चन के लिए, मैं देखो वो बता देता हूँ। मैं ये सब एरियाज के चक्कर में क्यों पढ़ रहा हूँ, आई थिंक उसमें भी तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये सब क्यों कर रहे हैं, एरियाज क्यों निकालूं। तो ठीक है, क्वेश्चन जब अगर वो लोग पूछ रहे कि 0.3 का प्रेशर चाहिए, तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? बर्नौलीज। यस और नो? Yes, sir. हमें ऐसे दो पॉइंट्स चूज करने जहाँ पे अपन बर्नौलीज अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मार्क्ड है, 1, 2 एंड 3। देख 1 पॉइंट क्यों मार्क किया? क्योंकि 1 पॉइंट का हमें रेडियस पता है, 1 पॉइंट पे जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ, R1 या R2, इसको R1 ही मान लेते। और 2 पॉइंट तक का जो रेडियस है ये मान लेते R2 दिया हुआ है ना। Yes, sir. 1, 2 और 0.3 मतलब कोई भी जनरल स्मॉलर डिस्टेंस की दूरी पर 0.3 पे भी प्रेशर चाहिए। तो मुझे बता 0.1, 2 और 3, इन तीनों में से कौन से पॉइंट पे तुझे देखो प्रेशर पता है? कौन सा पॉइंट एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है? Sir, 0.2, 0.1. 0.1 ना, वो होल के जस्ट अंदर लाइक होल पे लाई कर रहा है। तो 0.1 का हमें प्रेशर पता है। Yes, P1 sir. को मैं क्या ले सकता हूँ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PAT. तो कहना है ऐसे 0.1 का जो वेलोसिटी होगा, वो अगर ये हाइट मुझे पता होता तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ ना इधर भी, √2gh हो जाएगा 0.1 का वेलोसिटी। Yes, sir. तो मुझे 0.1 का प्रेशर भी पता है, 0.1 का वेलोसिटी भी पता है। क्या 1, 2, 3 का हाइट लेने की जरूरत है मुझे? क्या 1, 2, 3 अलग हाइट्स पे लाई कर रहे हैं, सेम हाइट पे लाई कर रहे हैं? The same height. Same height. हाइट वाला फैक्टर कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है ना। और वैसे ही 0.3 का जो प्रेशर है उसको P3 मान लेते हैं, विच इज अननोन। यही तो मुझे फाइंड करना है ना एज पर द क्वेश्चन। सवाल यही था कि एक्सिस से किसी भी r डिस्टेंस की दूरी पर प्रेशर निकालो 0.3 पे, और 0.3 का वेलोसिटी भी मेरे लिए अननोन है। ये बात समझ में आ रही? ये दोनों अननोन। तो क्या बर्नौली से काम चलने वाला है?
खाली एक नो इक्वेशन सर। नहीं, एक और इक्वेशन चाहिए। और हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बर्नौलीज के साथ साथ कौन से इक्वेशन से तुम्हारा काम हो जाएगा, सर कंटिन्यूटी। 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 और कंटिन्यूटी इक्वेशन में पहले अगर मैं V3 निकालने की कोशिश करूं तो मुझे 1 और 3 पे एरियाज भी पता होना चाहिए ना, तभी मैं A1 V1 इक्वल टू A3 V3 कर पाऊंगा। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए अपन ये सब के चक्कर में पड़ रहे थे। अभी समझ में आ रहा है, मैं A3 इसीलिए निकाल रहा हूं। और कैसे निकाला अभी वो बताओ, वो समझ में आया कि नहीं, विजुलाइज यस कर सर। पा रहे? जब कोई भी लिक्विड 0.3 को क्रॉस कर रहा होगा तो 0.3 को चारों तरफ से क्रॉस कर रहा होगा ना, लाइक इट क्रॉसेस अ सिलेंडर। ऐसे इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड सब जगह से अंदर की तरफ जा रहा है। अपन ने हीट कंडक्शन में भी ऐसा टाइप का एक सवाल देखा था, याद है, हीट करंट्स भी जैसे जैसे अंदर जाएंगे वो कम एरिया एक्सपीरियंस करेंगे। वो जो एरिया एक्सपीरियंस करेंगे वो क्या होता था हीट करंट्स का, 2 पाई RL, याद है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सपीरियंस बाय द हीट करंट्स वाज 2 पाई RL। तो वैसे ही इस केस में भी जब फ्लूइड अंदर अंदर जा रहा होगा वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सपीरियंस करेगा वो 2 पाई RD होगा। सिमिलरली A1 क्या होगा, 2 पाई R1D। और अगर मैंने A1 A3 निकाल लिया तो मैं V3 और V1 में भी रिलेशन निकाल सकता हूँ। आई कैन अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 इक्वल्स टू A3 V3। A1 मतलब 2 पाई R1D एंड V1 मतलब, V1 को अभी के लिए V1 रहने देते हैं, उसकी वैल्यू एंड में डाल देंगे। एंड A3 मतलब 2 पाई स्मॉल r इंटू डी। और V3 को V3 रहने दो, तो यहाँ से 2 पाई और स्मॉल d कैंसिल हो गया और V3 की वैल्यू हमें मिल गई R1 V1 अपॉन स्मॉल r। तो अभी मुझे V3 भी मिल गया। तो अभी प्रेशर एट 3 निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, कौन से दो पॉइंट्स पे बर्नौलीज लगा देना चाहिए? 1 and सर 1 3. and 3। 1 and 3 पे बस बर्नौलीज अप्लाई कर दो। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 and 3। तो प्रेशर एट 1 इज P ATM प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। प्रेशर एट 3 मुझे फाइंड करना है, ये अननोन है, प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर। और V3 स्क्वायर को भी मैं R1 अपॉन स्मॉल r इसका होल स्क्वायर V1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर तुम्हें प्रेशर एट 3 मिल जाएगा। समझ में आया तरीका सॉल्व करने का? यस सर। Yes, sir. तो अभी कॉपी मत करो इसको, बाद में तुम खुद से सॉल्व कर लेना। कुछ डाउट है तो बताओ। सर हाँ बताओ। वो वो एरिया कैसे है? एक एरिया के लिए देखो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। देखो हीट करंट का ये सिचुएशन याद है, मान ले किसी सिलेंडर में लिक्विड अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जब लिक्विड r डिस्टेंस तक पहुंच गया होगा तो इस समय जब वो और अंदर जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो जो एक्सपीरियंस करेगा वो किसके इक्वल होगा, वो इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा ना, विच इज 2 पाई RL। तो उसी लॉजिक से जब लिक्विड 0.3 पे पहुंचा होगा तो यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा सिलेंडर विजुअलाइज कर, जिसका थिकनेस, जिसका हाइट d है। तो 0.3 पे जो लिक्विड के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सपीरियंस होगा वो ये वाले सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया होगा ये वाले सिलेंडर का। समझा अभी? नो सर, अच्छे से नहीं समझा। कैसे बताओ मुझे? कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, तू बता सकता है मुझे तो मैं तेरे को समझा पाऊंगा शायद। सर वो एरिया जो लिया ना, ये वाले डायग्राम से भी नहीं समझ रहा, अपन ने हीट कंडक्शन में भी किया था ये सवाल, इससे भी तू कंपेयर नहीं कर पा रहा। हीट कंडक्शन में सिलेंडर का अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। यस सर।
तो वहाँ पे अपन ने क्रॉस सेक्शनल एरिया यही तो लिया था 2 पाई आर एल, जब हीट करंट सिलेंडर के अंदर जा रहा था, रेडियल डायरेक्शन में इनवर्ट जा रहा था या आउटवर्ड जा रहा था, फर्क नहीं पड़ता। तो हीट करंट अगर किसी भी आर डिस्टेंस तक पहुंच गया, तो इस आर डिस्टेंस पे जब मैंने डी आर थिकनेस का एक छोटा सा कंडक्टर लिया था और जब उसका मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, क्या फॉर्मूला होता था याद है रेजिस्टेंस का? एल अपॉन के। तो वहाँ पे एल की वैल्यू ली थी और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 लिया था, याद आ रहा है? यस सर। सर वो इसमें कैसे ऊपर सेम होगा? यहाँ पे भी तो फ्लूइड जो है वो इसी तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है ना, जैसे हीट करंट अंदर की तरफ जाता था। तो 3D में इस केस में भी फ्लूइड के जो पार्टिकल्स है वो इस सिलेंडर के थ्रू अंदर की तरफ जा रहे होंगे रेडियल डायरेक्शन में। ये क्लियरेंस है, मान लो ये डी डिस्टेंस है ना, इस पूरे इसमें से फ्लूइड अंदर की तरफ जा रहा है रेडियली इनवर्ट। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर फ्लूइड आर डिस्टेंस की दूरी पर पहुंचा होगा, ये एक्सिस ले ले, एक्सिस से वो मान ले आर डिस्टेंस की दूरी पर पहुंच गया इधर, तो यहाँ पे इसको जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सपीरियंस हुआ होगा वो कितना होगा? वो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा ना यार। देख अभी यस सर। एकदम से विजुअलाइज कर पा रहा है, यस सर। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर इंटू डी होगा। ओके उसके सर। देखिए एक बार वापस, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी। हाँ ये सवाल देखो, ये भी अच्छे लेवल का सवाल है। What should be the work done in order to squeeze all ideal fluid of density rho from a horizontally located cylinder during the time t? टाइम टी में अपन को पूरा लिक्विड बाहर स्क्वीज करना है एल लेंथ का, और इस पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड को स्क्वीज करने के लिए। इनिशियली पानी का जो वॉल्यूम है वो वी नॉट दिया हुआ है, और जो ऑरिफाइज है, ऑरिफाइज मतलब जो होल है उसका एरिया ए नॉट दिया हुआ है, और ये भी कहा गया है कि होल का एरिया पिस्टन के एरिया से बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, पिस्टन का एरिया गिवन नहीं है बट अपन ए मान लेते, फाइनल आंसर में ए नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है, राइट, और एफ गिवन नहीं। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ। ये जो पिस्टन है, पूरे पानी को स्क्वीज करने के लिए पिस्टन को कितना मूव करना पड़ेगा राइट में? सर एल डिस्टेंस। L distance. तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या बोलता है तुमने? एफ एल। FL. और वो एल डिस्टेंस से मूव कर रहा है, तो वर्क डन इज एफ एल। बट मेरे आंसर में एफ नहीं आना चाहिए, एफ दिया हुआ नहीं है, बस ऐसा बोल रहे कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे, बट वो एफ किसके इक्वल है ये गिवन नहीं। तो लेट मी टेक पॉइंट 3 हियर। पिस्टन को कैसे मूव कर रहे हैं अपन? स्लोली मूव कर रहे होंगे। एक्चुअली ये भी सवाल में देना चाहिए था कि उसको स्लोली मूव कर रहे हैं। और एक्चुअली ये अपन खुद से भी फिगर आउट कर सकते हैं। अगर मान ले पिस्टन किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो V3A3 इक्वल्स टू 2 पे जो स्पीड होगा उसको V2 मान ले, तो इक्वल्स टू V2A2। तो यहाँ से भी तुम देख पा रहे हो V3 की वैल्यू V2 टाइम्स A2 बाई A3। A2 बाई A3 इज वेरी स्मॉल, राइट, क्योंकि होल का एरिया यस सर। दिया हुआ है। तो अपन खुद से ही V3 को बहुत ही स्मॉल मान सकते, और अगर पिस्टन बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है तो अपन पिस्टन को इक्विलिब्रियम पे मान सकते। और अगर पिस्टन यस सर। पे है, पिस्टन पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट साइड से? एफ तो लगी रहे, सर P1 है। साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया भी लग रहा होगा, और राइट साइड से P3A लग रहा होगा। याद है अपन पहले ऐसा सब करते थे फ्लूइड्स में। तो इसके एफबीडी में जो फोर्सेस है उसको बैलेंस करके P3A को अपन PATMA प्लस एफ के इक्वल कर सकते, यस और नो? तो P3 की वैल्यू यस PATM सर। F बाई A आ जाएगी, राइट। यहाँ तक समझ में आया सबको?
Yes, sir. अभी एक काम करते, डायरेक्टली 3 और 2 के बीच में बर्नौलीज लगा देते। 3 और 2 के बीच में अगर मैं बर्नौलीज अप्लाई करूं, मुझे P3 पता है और V3 को मैं अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकता हूँ। V3 इज नेग्लिजिबल एंड डू आई नीड टू कंसिडर यस हाइट सर। और 3 and 2? हाइट का फैक्टर लेना चाहिए क्या मुझे? 3 No, नो sir. सर। नहीं, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही लाई कर रहे हैं, तो हाइट के टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट P2? P2 कितना है? PATM। ATM. और V2 मेरे लिए अननोन है, राइट? तो बर्नौलीज अप्लाई कर देते, क्या मिलेगा देखो उससे। P3 मतलब PATM प्लस F/A इक्वल्स टू हाफ रो V3 स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इक्वल्स टू P2 PATM प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ से PATM कैंसिल हो गया और अपन को F की वैल्यू चाहिए थी ना, तो F की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1/2 इंटू A इंटू रो V2 स्क्वायर। अच्छा, बट यहाँ पे एक और कंडीशन देखो, अपन ने यूटिलाइज नहीं किया अभी तक। टाइम T के बारे में भी कहा गया है ना, यस सर। टाइम T और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो अभी के लिए इसको एज इट इज रखते। तो अगर मान लो मैंने होल से जो पानी बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी अगर मैंने V2 माना और होल का एरिया अगर मैं A0 मान लूँ, तो जो रेट ऑफ वॉल्यूम का फ्लो होगा वो कितना होगा? किस रेट से लिक्विड बाहर निकल रहा होगा? A0 इंटू A0 V2। A0 V2 इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और अगर इस रेट से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो इस रेट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, राइट? तो इस इक्वेशन से अपन यस को सर। जाएगा A0 इंटू V2 इज V0। तो जो V2 हमें प्रॉब्लम दे रहा था जो कि अननोन था, वो अपन इससे निकाल लेंगे। V2 हो जाएगा V0 अपॉन A के इक्वल, और V2 की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो और इक्वेशन को सॉल्व करने पर फिर तुम्हें F मिल जाएगा। और एक बार तुम्हें F मिल गया तो वर्क डन जो है वो F इंटू L हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको बर्नौलीज अप्लाई करने में इन सारे एग्जाम्पल से? यस सर। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स सर प्लीज एक बार, वापस ट्राई करना तुम लोग। कुछ डाउट है तो बताओ। सर V2 कैसे निकाला वो एक बार बताइए ना। देख, जो होल से पानी बाहर निकल रहा था उसी का अपन ने स्पीड V2 माना था ना। ये होल से पानी यस बाहर सर। निकल रहा था, उसी का स्पीड V2 माना, और ये एरिया A0 मान ली, राइट? तो A0 इंटू V2 को क्या बोलेंगे अपन? द रेट एट विच द वॉल्यूम इज कमिंग आउट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ना, A0 V2 मीटर क्यूब्स पर सेकेंड, है ना? यस सर। और टोटल वॉल्यूम है V0, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, इसको अगर मैं टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। ये सर समझा है। ओके, देखो ये सवाल भी अच्छे लेवल का है। इसमें क्या पूछा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड of density rho as a function of x of the liquid left in the tube। तो मान लो इस ट्यूब में x लेंथ का लिक्विड बचा हुआ है किसी भी इंस्टेंट पे, है ना? और ट्यूब का टोटल लेंथ l दिया हुआ है, इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ स्मॉल होल, ट्यूब के एकदम एंड में एक छोटा सा होल है, यहाँ से पानी निकल रहा है। हमें पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब ये वाला जो फ्लूइड होगा, ये वाला जो सर्फेस है वो कितने स्पीड से यहाँ पे जा रहा होगा, ये हमें फाइंड करना है। इसको V1 मान लेते और जो जस्ट बाहर होगा उसको 0.2 मान लेते, और इसका स्पीड V2, इसको 0.1 माना हुआ है।
पॉइंट 1 और 2 में स्पीड्स अलग होंगे और प्रेशर्स अलग होंगे. व्हाट अबाउट हाइट्स? सर सेम हाइट. Same. तो बस मुझे प्रेशर के बारे में सोचना होगा, पॉइंट 1 और 2 के बारे में. और याद है अपने फ्लूइड्स में एक ऐसा सवाल देखा था जिसमें अपन 1 और 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकाल पा रहे थे. याद आ रहा है क्या किसी को? यस सर, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. एक काम करो, इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है. तुम डायरेक्टली ये वाला एक फ्लूइड का जो एलिमेंट है ना, ये वाला ब्लू कलर का जो मैंने ड्रॉ किया हुआ, उसका एफवीडी बना लो. ओके, उसका सेंटर ऑफ मास देखो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा हो. L plus x/2. अगर उसका सेंटर ऑफ मास मैं ये पोजीशन पे मान रहा हूँ, ये जो मैंने लाइन बनाया हुआ है, लेट्स से दिस इज कॉम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट का पोजीशन. दैट मीन्स ये वाला लेंथ x/2 होगा और ये टोटल लेंथ l था. तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस l माइनस x/2 होगा ना. Yes sir. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, कैन आई से दैट इज ओमेगा स्क्वायर l माइनस x/2. और इस एलिमेंट पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे? लेफ्ट की तरफ P2A लग रहा होगा और राइट की तरफ P1A, है ना. और इस एलिमेंट का लेंथ है x, तो इसका मास कितना होगा? रो ax. फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? P2 माइनस P1A इक्वल्स टू मास रो ax इंटू डेंसिटी विच इज ओमेगा स्क्वायर l माइनस x/2. सब लोग फॉलो कर रहे हो यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? तो 2 और 1 में तुम्हें प्रेशर डिफरेंस मिल गया. नाउ यू आर रेडी टू अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 and 2. प्रेशर एट 1 का जो स्पीड है वो लगभग 0 मानेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी तुम्हें एरिया कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहाँ का स्पीड तुम अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हो. एक्चुअली 0 नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली तो 0 मान सकते हैं ना. जब कंपेयर करूंगा मैं उसको v2 स्क्वायर से, v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर में जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, तो उसमें मैं v1 स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, राइट. इक्वल्स टू p2 Yes sir. प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर. अच्छा रुको, यहाँ पे एक अपन ने मिस्टेक करी है. So P1 minus P2 आएगा. नहीं, P1 माइनस P2 तो नहीं आएगा. P2 जो है वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना. देख यहाँ पे पॉइंट 2 जो है वो मैंने जस्ट अंदर लिया था. अगर पॉइंट 2 को मैं जस्ट बाहर ले रहा हूँ तो P2 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा. मुझे बताओ डायग्राम में तुम्हें पॉइंट 2 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? होल के अंदर या होल के बाहर? सर बाहर. होल के बाहर दिखाई दे रहा है ना. तो P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए. ये एक्चुअली P3 लेना चाहिए था मुझे. एक और पॉइंट होल के जस्ट अंदर ले लो, जिसको मैं पॉइंट 3 मान रहा हूँ. ये सबको 3 कर दो. समझ में आया क्या गलती करी थी अपन ने? ये जो रिलेशन था वो ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में था जो ट्यूब के अंदर है, बट पॉइंट 2 जो है वो ट्यूब के बाहर है, तो उसका प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा ना यार. समझा कि नहीं है? Yes sir. तो एक काम करते, ये अपन यहाँ पे गलती कर दी. पॉइंट 3 और 2 के बीच में अप्लाई कर देते. पॉइंट 1 का प्रेशर क्या होगा? पॉइंट 1 इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, ये ओपन एंड, तो पॉइंट 1 का भी प्रेशर P ATM होगा.
तो कहने से 0.3 का जो प्रेशर है वो PATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर XL माइनस x/2, ये एक्सप्रेशन अपन ने डिराइव कर लिया था। और अभी 3 और 2 के बीच में अप्लाई कर देते, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 3 and 2, तो क्या मिलेगा? P3 होते बाबा, इथं आवाज बात करते इसका माइक ऑन रह गया, ये माइक ऑफ कर दो प्लीज आदित्य। मैं तो पर क्यों 0.3 का प्रेशर प्लस 0.3 का जो स्पीड है हाफ रो V3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2 का प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कौन सा स्पीड नेग्लेक्ट करेंगे, V3 या V2? सर V3 नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो ज्यादा एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते। P2 इज PATM, राइट? P2 इज ऑल्सो PATM, तो वैल्यूज डाल दो। PATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर XL माइनस x/2, P2 भी PATM के इक्वल है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें V2 मिल जाएगा। सबको समझा ये तरीका? एक बार मैं वापस समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे अपन ने 3 पॉइंट्स चूज किए, 1, 3 and 2। तो सबसे पहले 0.3 का अपन ने प्रेशर निकाला, वो तो अपन ने पहले ही सीख लिया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड स्टैटिक्स में। 0.3 का प्रेशर निकालने के बाद 0.3 और 2 के बीच में बर्नौलीज अप्लाई कर दी। समझा? यस सर। ओके। ये सवाल सॉल्व हुआ किसी से भी? देखो यहाँ पे 2 होल्स बनाए हुए ट्यूब्स में, और ये x1 दिया हुआ है, ये x2 दिया हुआ है, और ऐसा कहा गया है कि लिक्विड्स सेम प्लेस पे फॉल कर रहे, ग्राउंड पे। तो अब याद है सबको, ऐसा तभी होता था जब x1 x2 सेम होते थे। यस सर। पहले पार्ट का तो आंसर 1 हो जाएगा, x1 and x2 आर इक्वल। V1 V2, V1 जो है वो 2g x1 का अंडर रूट होगा, और V2 जो है वो कितना होगा? 2g x2 into 2g x नहीं 2g h minus x2। h माइनस x2, करेक्ट। और x1 x2 तो सेम ही है ना, x1 x2 को एक अलग पैरामीटर मान लेते हैं। लेट्स से x1 and x2 बोथ आर इक्वल टू स्मॉल h। तो यहाँ पे V1 और V2 का जब तुम रेशियो निकालोगे तो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसका अंडर रूट आ जाएगा। ये लोग ने अलग माना है क्या इधर? इनका उल्टा आ रहा है ना रेशियो। V1 इज 2gh, नहीं ठीक है, सही आ रहा है। V1 बाई V2 तो यही आ जाएगा, और जो टाइम्स लग रहे हैं उसको पॉइंट P तक पहुंचने के लिए, सबको याद है टाइम ऑफ फॉल इज बेसिकली हाइट ऑफ फॉल 2h बाई g का अंडर रूट, है ना? यस सर। टाइम ऑफ फॉल फॉर 2 जो है वो 2h बाई g का अंडर रूट होगा, क्योंकि होल 2 से जो लिक्विड आ रहा है वो h हाइट गिर रहा है, और होल 1 से जो लिक्विड आ रहा है वो h माइनस स्मॉल h हाइट गिर रहा है, तो उसका टाइम ऑफ फॉल ये होगा। तो अकॉर्डिंगली तुम रेशियो निकाल लेना। और क्या पूछा है? v1 dash upon v2 dash, where v1 dash and v2 dash are the speeds at point P। तो पॉइंट P तक पहुंचते पहुंचते जो स्पीड होगा वो कैसे निकालेंगे? ये तुम एनर्जी कंजर्वेशन से प्रूव कर सकते हो। जो लिक्विड, जो होल 1 से लिक्विड आ रहा है उसका स्पीड कितना है?
अंडर रूट 2g 2gh, और वो नीचे कितना हाइट गिर रहा है, h माइनस स्मॉल h। तो नीचे इतना हाइट गिरने के बाद उसका जो स्पीड होगा, लेट मी कॉल द स्पीड v1 डैश। v1 डैश अपन एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, हाफ m v1 डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस 2gh माइनस स्मॉल h। ये इक्वेशन समझ में आया? सॉरी नॉट 2g, mgh माइनस h। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये फाइनल होगा, फाइनल p तो जीरो है ना, क्योंकि वो ग्राउंड पे गिर गया, इक्वल्स टू इनिशियल k प्लस इनिशियल p। तो इसको सॉल्व करने पर देखो v1 की वैल्यू क्या आ रही, m कैंसिल हो गया, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो v1 डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर कितना होगा, 2gh प्लस 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो तुम यहां से देख पा रहे हो स्मॉल h कैंसिल हो रहा है, और अगर स्मॉल h कैंसिल हो रहा है मतलब फाइनल स्पीड इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि लिक्विड कौन से होल से बाहर आ रहा है ना, तो दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा। ओके, ये सवाल, what will be the velocity of efflux of the liquid from a very small opening in the container accelerating upwards। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का अपने फॉर्मूला अंडर रूट 2gh पढ़ा था, और अगर कंटेनर ऊपर की तरफ एसलेट कर रहा है तो g इफेक्टिव कितना बन जाएगा, g प्लस ए। तो यस सर। फॉर्मूला में g आ रहा होगा, उसको अपन g प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे, है ना। देखो एक डिवाइस का वर्किंग यहाँ पे देख लेते, पीटॉट ट्यूब। दिखने में ड्राइंग्स में ये डायग्राम अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, बट इसका वर्किंग सेम होता है। इसका वर्किंग क्या होगा, ऐसे मान के चलो कि एक ट्यूब है, एल शेप ट्यूब, और इस ट्यूब की मदद से मुझे किसी भी रिवर या फिर किसी भी रिजर्वॉयर में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, या कहीं पे भी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका स्पीड मुझे प्रेडिक्ट करनी। ओके, तो इस ट्यूब को अपन एक फ्लोइंग लिक्विड के अंदर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि लिक्विड का जो स्पीड है वो v है, टूवर्ड्स राइट। ये लिक्विड इस ट्यूब के अंदर उसी स्पीड से एंटर करेगा, ये वाले पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे तो डेड एंड है ना, 0। 0.1, इसको 0.1 मान लेते, 0.1 पे स्पीड 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर तुम बर्नौलीज अप्लाई करते हो, ये वाला पॉइंट ले लो एक, इसको 0.2 मान लेते, और अंदर को 0.1। और मान लेते ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का राइज है वो ये है, h प्लस h नॉट। तो अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 0.2 एंड 0.1। 0.2 का प्रेशर कितना होगा, 0.2 जो है वो h नॉट डेप्थ में लाई कर रहा है, तो इसका प्रेशर PATM प्लस रो जी h नॉट मान सकते। और 0.2 पे जो स्पीड होगा वो तो v के इक्वल होगा, जो हमें फाइंड करना है, लिक्विड का फ्लो स्पीड। 0.1 पे स्पीड कितना हो जाएगा, 0, और 0.1 पे जो प्रेशर है वो PATM प्लस रो जी h प्लस h नॉट होगा। समझा ये सबको? तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। देखो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, पीटॉट ट्यूब और आगे भी जो अपन देखेंगे, ये सारे बर्नौलीज के ही सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को भी तुम एग्जांपल की तरह देखो, फाइनल रिजल्ट रटने की जरूरत नहीं। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी तुम खुद से ही ट्राई करना, मैं तुम्हें ये सब होमवर्क के लिए दे रहा हूँ।
पिटॉट ट्यूब, देन वेंचुरी मीटर। इसका भी तुम थियोरी पढ़ना और एग्जाम्पल की तरह जो भी पूछा जा रहा है उसको खुद से सॉल्व करना, जो भी अपन फाइंड कर रहे हैं। जैसे इस केस में अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, इस केस में अपन को फ्लो रेट फाइंड करना। ओके, तो खुद से सोच के देखना एक बार, अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे ये सब, वेंचुरी मीटर और फिर उस पे ये कुछ एग्जांपल्स। देन साइफन, साइफन के बारे में सुना है तुमने कभी? नो सर। अच्छा, अगर मान लो तुम किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, कार में, और तुम्हारे कार का पेट्रोल खत्म हो गया और आसपास कहीं पेट्रोल पंप भी नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते? पेट्रोल पंप नहीं है मगर दूसरी गाड़ियां है, दूसरे बाइक्स या फिर कार्स है जिनसे अपन मदद ले सकते। कभी सुना है इसके बारे में? वहां पे अपन साइफन का यूज करते। साइफन मतलब अपन एक हाँ इन्वर्टेड सर। ट्यूब और उस इन्वर्टेड ट्यूब में लिक्विड अपने आप से इस तरीके से फ्लो करता है, पहले ऊपर फिर ऐसे और फिर नीचे। किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये चीज? हाँ सर। यस सर। Yes. तो इसको अपन साइफन बोलते हैं। इसका भी वर्किंग जो है वो बर्नौलिस के ऊपर ही बेस्ड है। इसको भी अपन नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, लेकिन एक बार तुम खुद से सोच के आना, खुद से ट्राई करना कैसे अप्लाई किया बर्नौलिस। सर हाँ बताओ। सर अगर इस ट्यूब के अंदर होल्स हो जाएंगे तो भी ये वर्क करेगा? डिपेंड करेगा कि होल कहाँ पे कर रहे हैं, उस होल का जो प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है कि कम है, उस पर डिपेंड करेगा। बट जनरली विदाउट होल्स ही ये वर्क करता है, होल्स के साथ उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। जहाँ पे भी तुमने होल किया होगा वहां से पानी बाहर लीक कर सकता है ना। यस सर। मैं तुम्हें डिटेल में इसका वर्किंग बता दूंगा, बट पहले खुद से सोच के देखो कि खुद से सोच पा रहे हो कि नहीं, जो भी इक्वेशन अप्लाई किया है वो सब। और एरोप्लेन्स का जो वर्किंग होता है, एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं, उसका भी बेसिक प्रिंसिपल बर्नौलिस प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड होता है। सोच के देखना ये भी। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट तो अपन ने पढ़ लिया था ना लास्ट टाइम, किसी भी कर्व रॉड पे फ्लूइड की वजह से कैसे फोर्स लगेगा, याद है अपन ने देखा था ये वाला एग्जांपल। यस सर। तो वो तो तुम निकाल सकते हो। ये एग्जांपल भी तुम कर पाओगे, आसान सवाल है जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड। क्रिकेट में तुमने देखा होगा कि फास्ट बॉलर्स जब बॉल डालते तो बॉल हवे में स्विंग होता है ना। यस सर। वो टेनिस खेलता होगा तो तुम्हें पता होगा कि टॉप स्पिन जब हम मारते, टॉप स्पिन में भी वो बॉल हवे में स्विंग होना शुरू हो जाता है ना। ये सारी चीजें स्पोर्ट्स में भी अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये चीजें भी बर्नौलिस प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ये अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट तुम एक बार खुद से पहले सोच के आना, पढ़ के आना एक बार ये सारी चीजें। फिर किसी टैप में से जब पानी नीचे निकलता है तो तुमने नोटिस किया होगा कि जहां से निकल रहा है वहां पे तो एरिया बहुत ज्यादा है, बट जैसे जैसे वो नीचे आता है वो टेपर डाउन होना शुरू हो जाता है। पानी का जो क्रॉस सेक्शन है वो टेपर हो जाता है ना। उसका रीजन होता है कि नीचे जाने पर उसका स्पीड बढ़ जाता है, और स्पीड बढ़ने पर एरिया कम होगा ना, बिकॉज एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इसीलिए वो जैसे जैसे नीचे जाएगा स्पीड बढ़ेगा और एरिया कम होते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लो तुम्हें A1 दिया हुआ है, मान लो 1 पे स्पीड 0 है और A1 गिवन है, तो h हाइट नीचे गिरने के बाद A2 क्या होगा ये तुम फाइंड कर सकते हो। इसको भी एक सवाल की तरह ट्राई करना। ओके, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है इधर। एक्चुअली इसको मत ट्राई करो डायरेक्टली, ये न्यूमेरिकल एग्जांपल ही ट्राई करो। ये खाली एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला एग्जांपल ट्राई कर लेना। ओके,
तो आई थिंक बर्नौलीज में बस इतना ही बचा हुआ है अपना, तो इसको आज नहीं करते अपन, इसको फ्राइडे के लेक्चर में करेंगे। फ्राइडे के लेक्चर से पहले एक बार तुम खुद से ये सारी चीजें ट्राई करके आना, ठीक है? तो फ्राइडे तक अपना बर्नौलीज और फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो पूरा हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स की जो आखिरी के 2 सब टॉपिक्स है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, उसको अपन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और कुछ क्वेरीज है किसी को भी? ओके चलो फिर देन सी यू ऑन फ्राइडे। टेक केयर, बाय। बाय सर। बाय।